अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकार ज़ाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। इन फौजी एहलकारों में कैप्टन नौतेज सिंगुल, बरिंद्रा कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित निकपॉल, परिंदर तिवारी, सिग्नाकर पकलाला, संजीव गुप्ता और मल्ला राजेश शामिल हैं। कतर की जानिब से भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रखना मुश्किल हो गया है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो फैसला सामने आया है कतरी अदालत का, इस पर आपके रिमार्क्स क्या कहेंगे आप? भारत की जासूसी एक और मुल्क में साबित हो गई और सख्त सजा दी गई है, साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, देखें कि एक इंडिया हर फील्ड में अपना आप को एस्टेब्लिश करता जा रहा है। पहले टेररिज्म थी और इसके जो अभी तक साथ साथ चल रही है। उसके अलावा फिर उन्होंने इंटरफेरेंस स्टार्ट की अपने नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, उनके साथ इन्होंने वहाँ इंटरफेरेंस की। फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो उन्होंने बंदे भेजे बाहर जाके, कनाडा में जो सिख मरवाए हैं, फिर इससे यूनाइटेड किंगडम में, इवन पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी जो टारगेट हुए हैं, जो 90 में माइग्रेट करके आए थे, उनको यहाँ पे निशाना बना के पाकिस्तान में मारा गया। और इसी तरह एक सिख लीडर लाहौर में था। फिर इसके साथ साथ कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो फिर इसके अभी से वो ताने बाने इनके बनते हैं कि देखें कि ये सारे कुछ जो है एस्पिनाज में भी अभी ये शामिल हो गए। इससे एक चीज ये एस्टेब्लिश होती है कि नेक्सस है बिटवीन इसराइल एंड इंडिया का, रा और मोसाद का। इनका ये नेक्सस आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते थे 1987 में भी, 1998 में भी, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से वार्निंग गई तो तब जाके बाज आए हैं। जो इंसिडेंट हुआ है कतर वाला, देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहाँ पे जो लॉ बहुत सख्त है, वहाँ के कोर्ट्स बहुत सख्त हैं, वहाँ फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। स्पेशली जब ड्रग्स की बात होती है या स्पिनाज की बात होती है या गद्दारी की बात होती है, तो यहाँ पे भी देखें कि उनके 8 जो नेवल जो रिटायर्ड लोग थे, इसमें 7 ऑफिसर है, एक सेलर है। और ये जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, दारा ग्लोबल टेक्निक्स से, ये बेसिकली वो बना रही एक सबमरीन बना रही थी कतर के लिए, और ये बेसिकली इटालियन लोग थे जो बना रहे थे। तो सारी इंफॉर्मेशन जितनी थी दैट वाज सप्लाइड टू इजराइल। तो इसका मतलब था मोसाद को दी जा रही थी, और ये दी जा रही थी ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ, यकीनन रॉन ने लिंक एस्टेब्लिश किया कि आपने इनको ये देना है। तो आप समझ लें कि ऑफिशियली ये एक चीज दे वर डायरेक्टेड कि आपने ऐसा करना है। और जब ये चीज एस्टेब्लिश हुई है तो इसके बाद उनको जाके सजाए मौत हुई है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये ज़ाहिर भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये इस तरह के फैसले सामने आने के बाद, अभी ये कतर का वाक़या हुआ, इससे पहले हमने कनाडा का वाक़या देखा था। अब पाकिस्तान और ख़ित्ते के ममालिक में तो ये अंडरस्टूड है कि किस तरह से भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। तो जिन बड़ी ताकतों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत, अब क्या उन बड़ी ताकतों को सोचना होगा, कॉर्नर करना होगा भारत को? नहीं, यकीनन सोचना होगा। देखें, जब से कनाडा वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद बड़ी ताकत, स्पेशली 5 आइज में यूनाइटेड स्टेट्स उसमें शामिल है, तो उन्होंने इस पे बड़ा सीरियस लिया था। उन्होंने कहा बेसिकली इंफॉर्मेशन तो अमेरिका की तरफ से गई थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गई थी कि इसमें हरदीप सिंह नजर के उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो अभी इसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ तो स्पेशली बड़ी ताकतों को भी सोचना होगा, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट सोचना होगा, क्योंकि देखें कि सबसे ज्यादा इंडियंस वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि अरबों के लिए अभी खतरे की घंटी बज गई है कि ये लोग जो इंडिया के वहाँ पे मौजूद हैं, कि मोस्टली दे आर वर्किंग फॉर रा के लिए काम कर रहे हैं, इनको फिर फर्दर आगे मोसाद से लिंक है। तो इसलिए अभी उनको 10 दफा सोचना होगा जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं, किसी को जॉब देते हैं। तो इससे ये देखें कि उनके पीठ में जो कहते हैं ना छोरा गोबा है, तो ये लोग हैं जिन्होंने जाके वहाँ एस्टेब्लिश हुए और जाके कतर के साथ, अरबों के साथ ये किया है। आप उनका मीडिया उठा के आज देख लें, 24/7 है, वो बात कर रहे हैं हमास टेररिस्ट है,
हमास के अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो उनके राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है। सही। मसूद साहब साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इवेंट्स के बाद दुनिया को बताता रहा है कि भारत इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जासूसी करते हैं, तखरीबकारी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अब पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ दुनिया के सामने साबित भी हो रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्या कहेंगे आज की इस कार्रवाई पर? मेरे ख्याल में ये बड़ी सही कार्रवाई हुई है। ये जो एक्शन जुर्म है, अभी मुझे याद आया जब कतर में फुटबॉल की टूर्नामेंट था, पूरे वर्ल्ड का, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी मेहनत से कोशिश की थी कि दुनिया का जो वर्ल्ड कप है उसके वो होस्ट थे, और उन्होंने काफी पैसा खर्च किया था, और उसमें सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो पाकिस्तान के जो आईएसआई है या कोई और इदारे हैं उनके सपोर्ट किया था। यानी ये उनका पाकिस्तान के ऊपर एतमाद की बात थी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें भारत ने ये प्लान बनाया कि अपने कुछ आदमी जो शायद नेवल ऑफिसर थे उनको वहाँ भेजा कि वो इस सिक्योरिटी में खलल डाले। वहाँ पर उनको शायद वो कोई ऐसे वाक़यात करे जिससे ये गेम खराब हो और कतर की बदनामी हो और पाकिस्तान की भी बदनामी हो। तो उनको कतर के इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया, और मेरे ख्याल में आज उनके ऊपर ये जो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि उनको सजाए मौत हुई है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये हुआ है। हिंदुस्तान जो है अभी बैनुल-अक़वामी बदमाशी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल ये जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, अमेरिका में कुछ वाक़यात हुए हैं जिसमें इनके लोग इन्वॉल्व थे, और इस तरीके से अभी कतर में भी ये इन्वॉल्व है। कनाडा में जो इन्होंने कुछ किया है, वहाँ पर एक कैनेडियन शहरी जो एक सिख था और वहाँ पर गुरुद्वारे का वो सरबराह था, उसको कत्ल किया है इन्होंने। तो कनाडा ने हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके साथ सेटअप किया हुआ है। लगता है कि ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी, बैनुल-अक़वामी बदमाशी पे उतर आया है। शायद इनका दिमाग ऊपर गया है। तो ये भी दूसरा वाक़या है कि यहाँ पर इतने लोगों को सजा हुई है, बड़ी सही सजा हुई है। और मेरे ख्याल में कतर अमीर मुल्क है, वो डरता नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो सजावार है उसको सजा होनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, दिफाई तज्जिया कार है, हमारे साथ रहेगा महमूद शाह साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान तो बारहा ये कह चुका है कि भारत और इसराइल का गठजोड़ है और ये मिलकर ही दुनिया में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। खासकर पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते आए हैं और पाकिस्तान हमेशा बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो भी जानिब दिलाता रहा है। लेकिन अब कनाडा में जो वाक़या हुआ, उसके बाद अब मिस्र में, ये कतर में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कतरी अदालत ने जो भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी करने पर सजाए मौत आज सुना दी है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो दुरुस्त साबित हो गया। पाकिस्तान से सच था और पाकिस्तान का सच्चाई है, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। असल में दुनिया को पाकिस्तान की बातें अब समझ आ रही हैं। दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत का जो एक रवैया है, जो कि इंसानियत के मनफी है, जो इंसानियत को मजालिम ढाता है, जो जालिम के साथ जो है उसका हाथ उठाता है और खुद जुल्म करता है, चाहे वो फलस्तीन के अंदर हो रहा हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, भारत उसके अंदर कहीं जो है वो मौजूद होता है। अब आप देख लें कि जो कनाडा के अंदर हुआ वो तो के अंदर भारत तो दरिंदे हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, इनको अपने होश हवास जो है वो भूल गए हैं। लानत है इस ड्रॉ के ऊपर। तो इतनी जोर है इंटेलिजेंस एजेंसी एक काम करती है और तमाम शवाहिद और सबूत छोड़ जाती है।
ये इनकी रॉ है। तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए, रॉ जो है निकाल बाहर करना चाहिए और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो है उसके कटहरे में लाना चाहिए। कुलभूषण यादव का आप देख लें कि अभी तक कोई फैसला जो है वो सामने नजर नहीं आता, जबकि एक आदमी दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, दहशतगर्द करता है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्लेआम करता है, स्लीपर सेल बनाता है, लेकिन लोग जो है वो खामोशी से रहते हैं। इसी तरह इसराइल जो एक मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी जो है वो कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ इंसानी तौर पर मज़ालिम ढा रहा है, लोगों के मुसलमान जो मुस्लिम कुश जो है वो काम कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का, उसको जो है कोई बजाय इसके कि कंडेम करे, भारत के लिए जासूसी कर रहा है, और वो एक अरब मुल्क में, और वो एक ऐसा मुल्क जो कतर एक इंतहाई नफीस मुल्क, उसकी क़यादत एक ऐसी क़यादत जिसने हमेशा इंसानियत के हवाले से अपना किरदार अदा किया, और वो आज जब हमास के लिए एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि वो दरमियान में मसालियत की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम कैदियों की रिहाई जो है वो दुनिया जो देख रही है वो कतर की बदौलत मुमकिन हो रही है। तो आप उसमें वहाँ जासूसी कर रहे हैं, और जासूसी का क्या मतलब है? सिर्फ जासूसी नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि अदालत में जो उनको सजाए मौत सुनाई है, एक नहीं दो नहीं, गजब खुदा का दर्जन भर से ऊपर लोग जो हैं, तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि वो सिर्फ ये नहीं कर रहे थे, बल्कि वो वहाँ कोई सहूलतकारी कर रहे थे। वो कतर के कानून के मुताबिक सजाए मौत जो है वो सुनाई गई। अब देखना यह है कि इस फैसले को किस अंदाज में देखा जाएगा, आलम इस्लाम उसके लिए खड़ा होगा या फलस्तीन की तरह जो है वो खामोशी करेगा। हमने तो ये देखा कि हरजीत सिंह गुजर के कत्ल के बाद बड़े आराम से जो है वो कनाडा हुकूमत ने हवेला बहुत किया, लेकिन नजर ये आया कि उन्होंने जो काफी था जिसको उन्होंने कहा कि भाई ये एक कत्ल में मुलविस आदमी है, उसको जाने क्या कनाडा का कानून इस बात के लिए तो बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, महमूद शाह साहब, ब्रिगेडियर जनरल मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। कतर में भारतीय नेवी एहलकारों को सजाए मौत पर रद्द-ए-अमल में तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन ने कहा कि इसराइल भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया है। अरब ममालिक में भी भारतीय एजेंसीज का घिनौना किरदार सामने आ गया है। तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि साबित हो गया है कि भारतीय एजेंसियां आलमी सतह पर दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कुलभूषण और कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय एजेंसीज के मुलविस होने के शवाहिद भी मिल चुके हैं। आई थिंक भारत का जो नेक्सस है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। उसके बाद जो है अभी ये जो इनके सेलर्स थे कतर में, ये स्पाइंग कर रहे थे इसराइल के। जस्ट इमेजिन के ये लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस हैं जो आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं, और उन्हीं गवर्नमेंट्स के, और अनफॉर्चुनेटली अरब वर्ल्ड को काफी ज्यादा इन्होंने ब्लफ भी किया हुआ है, कभी बॉलीवुड के थ्रू एंड ऑल दैट। लेकिन ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि ये किसी के सके नहीं है, इस्लामोफोबिया में भरा हुआ है। तो ये आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि कतर ने एक फाइनल डिसीजन लिया, और सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक तरफ आप जो है स्पाइंग कर रहे हैं, स्पाइंग जिस तरह कुलभूषण ने पाकिस्तान में आके किया और टेररिज्म किया, हमें क्या पता है क्या करना चाहते। तो बेसिकली ये इसराइल के बिहाफ पे कर रहे थे। तो नक्शे इनका बेनकाब हुआ आरएसएस का और ज़ायनिस्ट का। भारत जो है वो एक जो इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क बन रहा था I2U2, जिसमें इसराइल, इंडिया, अमेरिका और यूएई शामिल थे, उसका भी हिस्सा बन चुका है। और इब्राहिम अकॉर्ड के तहत भी वो इसराइल के साथ उनकी बहुत देरीना और करीबी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है। तो ये जो केस है जो जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है, और बड़ी तफसील से इसमें तमाम सबूत और शवाहिद सामने आए। तकरीबन 1 साल ये केस चला है, और अब तमाम सबूतों के साथ इनको सजाए मौत इन 8 ऑफिसर्स को दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था अगर इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपीलें बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतालिक मजीद गौर भी करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे।
बड़ा केस, बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नवाज शरीफ अर्जी लेकर अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने आपको कहा था कि आप इस मुतालिक मजीद गौर भी करें। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, अपीलें बहाल हो गयी तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि नैब नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक साबित करने में नाकाम हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला चैलेंज नहीं किया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने जब सजा मुअत्तल की तो उस वक्त तमाम मुल्ज़िमान के किरदारों को अलग अलग बयान किया गया था। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, जहाँ तक ग्रिल का मामला है इसका इस केस में किरदार नहीं बनता था। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या फैसला करना है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में आज तक के लिए तौसी की थी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, अपीलों की समाअत में देर है, जब समाअत होगी वो बरी होंगे। 2017 में किसी कानून के तहत हुकूमत से नहीं हटाया गया था। जाली मुकदमा बनाकर साजिश बनाई गई। साकिब निसार से मिलकर जुडिशल कू किया गया। जावेद हाशमी पहले ही बता चुके हैं, राना सनाउल्लाह अदालत झूठे मुकदमात से बरी करेगी। अब वक्त आ गया है कि उनसे इंसाफ किया जाए, उनका बुनियादी हक दिया जाए। साहब की लीगल टीम बहुत उम्मीद है, बल्कि 100% पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उन्हें इंसाफ और रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अब ये बात तो हर किसी को मालूम हो गई है कि 2017 में उन्हें किसी लॉ के प्रिंसिपल पे या मेरिट पे सजाएं या नाअहली नहीं दी गई। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी जो उस वक्त की गई थी, और उसके लिए एक जाली मुकदमा अकामा का करके उसमें उनको नाअहल किया गया। फिर उनके खिलाफ वक्त की जो लोग सरकर्दा थे उस साजिश में, उन्होंने साकिब निसार साहब से मिलकर एक जुडिशल कू किया, जिसकी जावेद हाशमी साहब पहले ही पेश की इतला दे चुके थे कि ये साजिश है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए बरूए कार लाया जाएगा। इन केसेस और इन सजाओं की नोयत का तो सभी को पता है कि ये किस तरह से सजाएं हुई, किस तरह से ये केसेस चलाए गए, किस तरह से सजाएं दिलाई गई। तो ये अपीलों की समाअत में देर है। जिस दिन समाअत होगी तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ बाइज्जत बरी होंगे। उनका सियासी किरदार जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालेगा जिसमें वो इस वक्त गिरा हुआ है। और बाकी PMLN जो है वो उनकी मौजूदगी से बड़ी मुतहर्रक और जो है वो एक बेहतर तौर पे मुनज़्ज़म जमात के तौर पे। साइफर केस का ट्रायल रुकेगा या जारी रहेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई समाअत में, फैसला कब तक सामने आएगा? देखिए, चेयरमैन PTI ने अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि साइफर केस में जो उन पर फर्द जुर्म आयद की गई वो दुरुस्त तरीकाकार के तहत नहीं की गई, इसलिए उसे कालादम करार दिया जाए। और उनकी दरख्वास्त में ये लिखा गया था। आज उनके वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए तो उन्होंने भी अदालत को बताया कि जो चालान की कॉपी है वो मुल्ज़िम को फराहम करने के बाद 7 दिन का वक्त दिया जाता है और उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। लेकिन इस केस में वो 7 दिन का ड्यूरेशन जो था वो भी पूरा नहीं किया गया और हेस्टी मैनर में यानी जल्दबाजी में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उन्होंने अदालत से ये कहा कि इससे पहले जब इस केस का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ अदालत से रुजू करना बहुत लाजिम था और अदालत को इस मामले में मुदाखलत करनी होगी। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। सदर मुमलिकत के बयान पर वजाहत देते हुए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी को इलेक्शन पर इबहम नहीं होना चाहिए। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद कर दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। सदर मुमलिकत के बयान पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, साफ कह दिया किसी को इलेक्शन पर अभाम नहीं होना चाहिए। तर्जुमान के मुताबिक इब्तिदाई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का कल आखिरी रोज है। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद कर दिया जाएगा।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन उकाब के निशान पर लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंतखाबी निशान से मुतालिक IPP की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फयाजुल हसन चौहान ने फैसले पर शायराना रद्द-ए-अमल दिया। उक्काबी निगाहें ऊंची होगी उड़ान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिला उक्काब का इंतखाबी निशान। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। IPP ने जो निशान मांगा इसे मिल गया। उक्काब का निशान पहले ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 13 अक्टूबर को निशान इससे वापस लिया गया। APML को सियासी जमातों की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। ये जमात अब अगला इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने दरख्वास्त दी उक्काब का निशान इससे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद 23 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया था। उक्काब का इंतखाबी निशान मिलने पर इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाने हाल फयाजुल हसन चौहान ने खुशी का इजहार शायराना ट्वीट में किया। लिखा, तुंदिए बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उक्काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरका को इलाकाई और अंदरूनी सलामती और कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से भी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाद, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक मुतबर प्लेटफॉर्म है। आज आर्मी चीफ से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरका ने मुलाकात की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया, उनसे इजहार ख्याल किया। इस वक्त मुल्क को जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं मुआशी महाज के ऊपर, और इस वक्त देख रहे हैं कि हम खास तौर पर SIFC जैसे इकदाम लिए जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ ने इन तमाम तर इकदाम के बारे में अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट खिताब जो है वो किया। और खासतौर पर उन्होंने आगाज किया दहशत गर्दी के मसाइल के हवाले से। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद, सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुश्मन की मुसलसल कुछ कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम के ताउन और अल्लाह ताला की हिमायत से पाकिस्तान के इदारे जो है दहशतगर्दी की लानत का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते चले आ रहे हैं। और ये अवाम के ताउन से इंशाल्लाह कामयाबी जो है हमारा मुकद्दर बनेगी। और इस मौके पर हमने देखा कि जो इस वक्त एक सोशल मीडिया पे एक हम प्रोपेगेंडा का जिक्र करते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हैं, तो आर्मी चीफ का कहना था कि सिविल सोसाइटी और दानिश्वर को खासतौर पर नौजवान नस्ल को आगाह करें, उन्हें शऊर दें कि किस तरह से दुश्मन जो है वो एक मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ताकि नौजवानों की मालूमात में भी इजाफा हो और वो इस मनफी प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी कर सकें। इस वक्त उन्होंने वाज़ेह किया कि हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए बड़ी ही अहमियत की हामिल है और इस मामले पर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान एक मजबूत कौम है, पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है और जिसने अमन व अमान के हुसूल के लिए बहुत सारी तवील आजमाइशों को बर्दाश्त किया, इसलिए जो ये अमन हासिल किया गया है इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है इसके शुरका को कौमी सलामती की जो मुख्तलिफ उमूर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल मैटर्स हैं, उसके हवाले से ब्रीफ किया गया। और खासतौर पर जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जिसमें स्मगलिंग है, होर्डिंग है और जो बॉर्डर के ऊपर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो दीगर इकदाम हैं उनकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले जो इकदाम हैं उनके हवाले से भी आगाह किया गया। और आज की जो ब्रीफिंग कह लें जो शुरका को दी गई उसमें जिस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से गैर मुल्कियों के खिलाफ एक उनकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसके हवाले से भी ब्रीफ किया गया। और आर्मी चीफ ने इसी के पस मंजर में कहा कि जो हर पाकिस्तानी है उसकी हिफाजत और सलामती पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आगाह कर रहे थे। आइंदा इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये तय करेगी कि पंजाब में किसकी हुकूमत होगी। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पंजाब की वजारत आला के नंबर 1 उम्मीदवार होंगे। फयाजुल हसन चौहान की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली शाह के साथ खुसूसी गुफ्तगू, क्या उन्होंने मजीद कहा, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। इस पर और दीगर सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। औकाब शाहीन इंतखाबी निशान हमें मिला है। औकाब सिफ्त सलाहियतों के साथ पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपनी सारी सलाहियतें लगाएंगे। इंशाल्लाह पंजाब ने पूरे पाकिस्तान से IPP इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट खड़ी करेगी
और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर मैं पिछले 1 महीने से एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो बड़ी वायरल भी हुई सोशल मीडिया में कि इलेक्शन के बाद पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली में हुकूमत साजी 100% IPP के मरहूने मिन्नत होगी। सर, नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं? सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी से भी हो सकती है, MKM से भी हो सकती है, JUI फजल रहमान से भी हो सकती है। अलीम खान साहब को हम वज़ीर आला पंजाब देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारा नंबर 1 कैंडिडेट जनाब वज़ारत आला का पंजाब के अंदर अलीम खान साहब है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अलीम खान साहब वज़ीर आला बने। बहुत शुक्रिया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में अमन की सियासत करेगी और आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आला पंजाब के जो इनके कैंडिडेट होंगे वो अब्दुल अलीम खान साहब होंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने बेंच को बताया कि चेयरमैन PTI जेल में हैं। जुमेरात के अलावा चेयरमैन PTI से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। इस तरह के केस का इलेक्शन कमीशन पहले भी फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर। शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज जिलाई को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने एंटी करप्शन की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और एंटी करप्शन के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वकील आमिर सईद ने कहा, परवेज जिलाई का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला कमेटी ने किया। किस जुर्म की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है? गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन खुद ही लौट जाएं, वरना 1 नवंबर के बाद एक्शन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने साफ साफ कह दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान तारकीन मुल्क में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान आना चाहता है उसका खैर मकदम करेंगे। इलीगल जो सिटीजन्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपैट्रिएशन प्लान। उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। हमारी तमाम तैयारियां उस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हम बात करें इलीगल जो सिटीजन्स हैं जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, कैश में 50,000 रुपीज़ या अफ़गान केस में अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो 50,000 रुपीज़ अफ़गान करेंसी में ले जा सकते हैं पर फैमिली। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। 2 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तलाश कर लिया। इनखला के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद फौरी तौर पर वापस चले जाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की तंबीह। कहा, रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन ही हमारे मेहमान रहेंगे। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं। हुकूमत जाली शनाख्ती कार्ड जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। किसी से ज्यादती नहीं होगी। मुल्क की मफाद देखेंगे। जो ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड लोग हैं 1.4 मिलियन, उनको बिल्कुल वो हमारे मेहमान रहेंगे। इसी तरह जो नादरा के कार्ड होल्डर्स हैं वो बिल्कुल हमारे मेहमान रहेंगे। उनको कोई नहीं करके तंग किया जाएगा। बाकी में लोग भी जो हम पकड़ेंगे उनसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमें किसी से कोई खिलाफ नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी वन कंट्री। जो है हम काइंडली इसको बड़ा क्लियर कर लें। जिन नादरा के लोगों ने जाली कार्ड इशू किए हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बड़ा सख्त एक्शन ले रही है। अभी भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ जो गैर मुल्की हैं वो अपनी मर्जी से वॉलंटरली चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ फर्स्ट से हम एक्शन करेंगे और जो रजिस्ट करेगा कोई भी रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन की बरतानिया मुंतकिली शुरू हो गई है। 153 पनागुज़ीन आज खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद से बरतानिया रवाना हुए। एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात। परवाज़ ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अफगान शहरियों की बरतानिया मुंतकिली के लिए परवाज़ों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक 12 खुसूसी चार्टर परवाज़ों से 2000 अफगानियों को बरतानिया भेजा जाएगा।
ईरान ने भी गैर कानूनी अफगान तारकीन से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ईरान ने भी गैर कानूनी अफगान तारकीन को निकालने का काम तेज़ कर दिया। ईरानी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन को मुल्क बदर किया गया है। ईरानी वज़ारत दाखिला ने कहा कि जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। अफगानिस्तान की वज़ारत मुहाजिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता माह के दौरान 50,000 मुहाजिरीन पाकिस्तान और 70,000 से ज़ायद ईरान से वापस आए हैं। तारकीन वतन के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और ईरान से बातचीत जारी है। एयरलाइन तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। आज भी 49 परवाजें रवाना नहीं हो सकी, मुसाफिर ख्वार हो गए। PIA ने PSO 13 करोड़ अदा कर दिए, जिसके बाद मखसूस परवाज़ों के लिए ही ईंधन फराहम किया जा सका। वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के इल्ज़ामात गलत हैं। PIA को गुज़िश्ता हज परवाज़ों की 95% अदायगियाँ कर दी गई हैं। PIA का बहरान संगीन तर। PSO को 13 करोड़ की अदायगी भी परवाज़ों को बहाल न करा सकी। PIA की मजीद 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयीं। ज़राए के मुताबिक PIA का माली खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया। PIA जून 2023 तक कौमी खजाने को 712 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है। पिछले 10 साल में PIA के खसारे से मुल्क को 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी तरफ तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि PIA की जानिब से वजारत पर 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों के इल्जामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने कहा गुज़िश्ता हज के फिजाई किराए की मद में 95% अदायगी हो चुकी है। 5% अदायगी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद की जाती है। PIA की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, इदारे की तंजीमें नौ करना होगी। तर्जुमान अब्दुल्ला खान की बोल से गुफ्तगू, कहा फंड्स के लिए कोशां हैं, मिलते ही परवाजें मामूल पर होंगी। निजकारी का फैसला हुकूमत ने करना है। गुज़िश्ता 2-3 साल में स्टाफ और भर्तियों के मसाइल खत्म हो गए। देखें, सबसे अहम फैसला ये था कि PIA की रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कहते हैं, और इसकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी कि अगर इदारा नुकसान में है तो कुछ एफर्ट्स हैं, जो इकदामात हैं, चाहे वो सख्त हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं, वो चीज़ें जो हैं वो की जानी चाहिए थी। इस सिलसिले के अंदर मैं एक और बात आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे बिजनेस प्लान बने 2011-12 से लेके 2000 अभी रिसेंट जो बिजनेस प्लान आईटा का बन के आया था, बहुत सारे इसके ऊपर बिजनेस प्लान बने, बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज हुई। उन बिजनेस प्लान के अंदर बुनियादी बात ये थी कि PIA की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर वट एवर रीजंस उनमें से किसी एक बिजनेस प्लान पे भी अमल दरामद नहीं हो सका। हर दफ़ा होता यह था कि हम हर साल बाद एक नया बिजनेस प्लान हमें कहा जाता था, हम वो बनाते थे और वो उसके बाद लेके आते थे। इसमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर इंटरनेशनल मैनेजमेंट और एविएशन के एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व रहे, उनसे भी आपने बिजनेस प्लान। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि देखें, अब आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए कि जिसके अंदर अब आपको बहुत एक रेडिकल स्टेप लेना पड़ेगा PIA से मुतल्लिक, PIA की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतल्लिक। PP रहनुमा मुराद अली शाह ने कहा है कि निगरान हुकूमत सिर्फ 2 से 3 माह की होती है, उससे आगे नहीं जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का एलामिया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, उस पर तारीख दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो आगे वाली हुकूमत जारी ना रख सके। ये भी इतला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया में जिसका जिक्र हो रहा है, और मैंने एक ताज़ा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सूबा सिंध की हुकूमत ने जिस तरीके से सैलाब के बाद सारी रिसोर्सेज मस्टर की, और मैं आपको बताऊं कि सूबा सिंध में बहुत तारीखी सैलाब था, घर बनाना, जो रास्ते तबाह हो गए थे, उसके लिए सारी फंडिंग अरेंज करके देना, ये सब हम करके गए, लेकिन बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो इस मुल्क के लोगों के लिए ताकि उनके मसाइल हल हों, वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। और हमारा यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें।
वर्ल्ड कप के भारतीय शहर बेंगलुरु में खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका की टीम इंग्लैंड के 157 रन के हदफ के ताकुब में जीत के इंतहाई करीब है। इससे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का इंग्लिश कप्तान का फैसला तबाहकुन साबित हुआ। पूरी टीम 34वें ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बेन स्टोक्स ने 43 रन की इनिंग खेली। आइलैंडर्स के लहिरू कुमारा ने 3 शिकार किए। दोनों टीमें रवां वर्ल्ड कप में आज अपना 5वां मैच खेल रही हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका अब तक इससे पहले सिर्फ एक मैच ही जीत सके हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को उनके ओहदे से हटाने के लिए कई साबिक कप्तान मुतहरिक और फाल हो गए। किसी ने अपने करीबी अजीज को क़यादत के सिंहासन पर बिठाने का ख्वाब आंखों में सजा लिया, तो किसी ने माजी की तरह खिलाड़ियों को पैसे की चमक का शिकार करने की ठान ली। वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्त के बाद पीसीबी टॉप मैनेजमेंट ने भी साजिशी अनासर के आगे हथियार डाल दिए। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न करने की सूरत में बाबर आजम को क़यादत से हटाने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जग की आंख कांटा बन गई, चाल तेरी मस्तानी। कप्तान बाबर आजम इसकी सबसे बड़ी मिसाल। वर्ल्ड कप में पै दर पर शिकस्तों पर यकीनी तौर पर बाबर से जवाबदही होना चाहिए। क़यादत से भी हटाया जाए तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं, लेकिन जिस तरह साजिशी अनासर मुसलसल जहर उगल कर बाकायदा एक एजेंडे के तहत बाबर को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं, वो एक मकरू अमल के सिवा और कुछ नहीं। इससे पाकिस्तान की जगह साई होगी, दुश्मन भपती कसेंगे, सिचुएशन का मजा लेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाले माजी के नाम निहाद सुपरस्टार, इस सारे खेल के मास्टरमाइंड, अपने करीबी अजीज को कप्तान बनाने की सूझी तो टीम के अंदर और पीसीबी की गुलाम गर्दिशों में साजिश का जाल बुन दिया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम की अमली तस्वीर। साबिक कप्तान ने प्लेयर्स के इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा करने में नुमाया किरदार अदा किया। पीसीबी ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे चुका, लेकिन ग्रीन शर्ट्स की सफों में सब कुछ अच्छा नहीं। कैमरे के सामने प्लेयर्स का अंदाज और होता है, वरना ताल्लुकात में दरार पड़ चुकी है। माजी में टीम से मुताल्लिक मुशावरत के अमल में शरीक क्यों नहीं किया गया? सरफराज अहमद से बदला लेने का प्लान भी रेडी। साबिक कप्तान के खिलाफ भी साजिशों की देख तैयार। जरा के मुताबिक बाबर आजम की जगह टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है। रवां बरस के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज सरफराज अहमद के करियर का खात्मा बिलखैर कर देगी। वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग में मसरूफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला हो गए। ज़राए के मुताबिक हसन अली टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी शरीक नहीं हुए। उनकी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शिरकत भी मशकूक है। ज़राए का कहना है कि हसन अली की जगह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। गजा पर इसराइली फौज के हमले 20वें रोज भी जारी हैं। खान यूनुस पर बमबारी से 30 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। शहादतें 7000 से तजावुज कर गई। रात गए सेहूनी फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई की, जबकि 12 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान का एक और काफिला राफा क्रॉसिंग से। सेहूनी फौज के वहशियाना फजाई हमले, गजा में बड़ी जमीनी कार्रवाई का भी दावा। सेहूनी फौज ने खान यूनुस में रिहायशी इमारत को मिसाइल का निशाना बनाया। इमारत मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना हमलों में शोहदा की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। 3000 बच्चे भी शामिल हैं। 19000 से जायद फलस्तीनी जख्मी भी हुए। सेहूनी तैयारों ने गुज़श्ता रात अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ के घर को भी निशाना बनाया। हमले में वाइल अल दहदू की अहलिया, बेटा और बेटी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई की। मखसूस अहदाफ पर हमले किए गए। सेहूनी वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ये कार्रवाई जमीनी हमले की तैयारी के मरहले का हिस्सा है। 12 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का एक और काफिला रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गया। अब तक 74 ट्रक खुराक, अद्वियात और दूसरा सामान लेकर गजा जा चुके हैं, लेकिन ईंधन का एक कतरा भी गजा नहीं पहुंच सका। फ्यूल और बिजली की अदम फराहमी से गजा के बेशतर अस्पताल गैर फाल हो गए। गजा जो कभी शहर हुआ करता था, वहाँ बस मलबा और लाशें हैं। तबाही पर हर आंख अश्कबार है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से नन्हे दिल कांप रहे हैं। गजा में हर तरफ तबाही, हर आंख अश्कबार, हर दिल उदास। जजीरा के एंकर जज्बात पर काबू ना रख सके। साथी पर टूटी कयामत की खबर देते हुए आवाज भर आई, आंसू छलक पड़े। इसराइली दरिंदों ने अरब चैनल की नुमाइंदगी की खुशियाँ छीन ली। खानदान के साथ गुजरे खुशगवार लम्हात की बस यादें ही बाकी रह गईं। गजा में इसराइली वहशियाना बमबारी से बच्चे खौफ व हिरास का शिकार। मासूम के लिए वालिद को पहचानना मुश्किल हो गया। बच्चा खौफ से बाबा बाबा पुकारता रहा। गजा में बच्चों का रेस्क्यू एहलकारों से इजहार तशक्कुर। मलबे से निकलने पर शुक्रिया अदा किया। हम आपसे प्यार करते हैं कहते रहे। मगरिबी मीडिया का दोहरा बयान। फलस्तीनी बच्चों से ज्यादा जानवरों की फिक्र। गजा में इसराइली वहशियाना बमबारी पर
आंखें बंद कर लीं। वर्ल्ड कप के 25वें मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, लेकिन उनकी पूरी टीम 156 रन पर आउट हो गई थी और श्रीलंका ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया और बासानी सिर्फ 25 ओवर्स में इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम मैच था, जिसमें श्रीलंका ने बासानी इंग्लैंड को 8 विकेटों की शिकस्त से 2-4 किया। इंग्लैंड ने 156 रन बनाए, एक भी निस्फ सेंचुरी इंग्लैंड की तरफ से स्कोर न की जा सकी और जवाब में श्रीलंका की टीम ने निसांका के 77 और सदीरा के 65 रन की बदौलत ये हदफ बासानी 26वें ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लिश कप्तान ने आज टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि तबाहकुन साबित हुआ और पूरी इंग्लिश टीम 36 ओवर्स में 156 रन बनाकर आउट हो गई। बेन स्टोक्स टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 43 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। ईरान ने गजा में जंगी जराइम और मजालिम के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर के नाम ख़त में लिखा कि सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की खुली और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गज़ा में जंगी जराइम रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क को खतूत भेज दिए। ख़त में लिखा है कि सेहूनी हुकूमत गज़ा पर हमलों के दौरान शहरी तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसों, मसाजिद और शहरियों के इज्तिमात को भी निशाना बनाया गया। ख़त में लिखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अपने कारकुनों और एहलकारों के मुताबिक गज़ा में कोई जगह महफूज नहीं है। अस्पतालों के गैर फ़ालियत, तिब्बी आलात की क़िल्लत, बिजली पानी की बंदिश और गैर इंसानी नाकाबंदी से लाखों फ़लस्तीनी ख़तरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जंगी जराइम से रोके, फ़लस्तीनियों को नस्ल कुशी से बचाए। ख़त में अपील की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को फ़ौरी जंग बंदी पर आमादा करे और इंसानी इमदाद की फ़ौरी तरसील गज़ा पहुँचाने में मदद करे। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स और एयर डिफेंस के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल-अलावी की सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी तस्वीराती सूरत हाल, इलाक़ाई दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नई राहें इस्तवार करने पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुनाक़िदा बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड में मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ज़ाई दस्ते की शिरकत को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बेमिसाल बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे इजाफे के साथ 280 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 270 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 51,520 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स 51,185 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिर मईशत शबर जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा टैक्स नहीं देता। दुकानदारों से टैक्स लेने में रियासत नाकाम हो चुकी है। ज़राई इनकम टैक्स और रिटेलर्स का टैक्स कोई वसूल नहीं कर सकता। टैक्स मामलात में हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। समझदार लोगों को कुछ हद तक समझ आ चुकी है कि कश्ती डूबने वाली है। आप 60% भी लगाएं तो वो लोग ज़राअत में हैं, उनकी आमदनी ज़राअत से है, ठीक है, तो वो ज़राअत वाले टैक्स नहीं देते तो आपको साफ वाज़ेह हो जाता है सामने। इसमें कौन सी परेशानी की बात तो कोई नहीं है ना, ना कोई ऐसी नाकामी की बात है, ये तो पॉलिसी की बात है ना। जब आपने एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया और आप रिकवरी नहीं करना चाहते फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो फिर आप क्यों शिकायत करते हैं कि 1.5 करोड़ आदमी है। मियां साहब पाकिस्तान सही करने आए हैं, उनसे पूछें कि क्या पंजाब गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है। तो पाकिस्तान में तो रियासत तो खत्म हो चुकी है ना। जब रियासत तो होती वो चीज़ है जब वो टैक्स रिसीव कर सके। रियासत की ताकत है ही नहीं। इसमें आप लोग इसे करप्शन समझते हैं या FBR की, ये तो सिर्फ बेकार की बातें हैं कि ये सारी चीज़ें करें। रियासत पाकिस्तान नाकाम हो चुकी है टैक्स रिसीव करने में, और रियासत नाकाम इसलिए हुई है कि रियासत चाहती नहीं है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मोहसिन स्पीड के लक़ब से मशहूर, ऐसी क्या कारकर्दगी है और आवाम में वो कितना मकबूल हैं, देखते हैं फातिमा शिराजी की रिपोर्ट।
अवामी खिदमात में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सबसे आगे। फ्लाईओवर्स बनवा के वो खुद अवाम में कितना फ्लाई कर गए शायद उन्हें भी मालूम नहीं। जेर तामीर फ्लाईओवर्स में शादरा, बंदर रोड, बीदिया रोड और बट चौक फ्लाईओवर्स अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल हैं, जिससे रोजमर्रा कारोबारी, मजदूर और तालिब इल्मों को फायदा रहेगा। मैं तो हैरान हूँ कि निगरान वजीर आला होके वो उन्होंने ऐसी स्पीड पकड़ी हुई है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। थाने वगैरह में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये अपना चेक एंड बैलेंस करते हैं, अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। पहली दफ़ा निगरान वज़ीर आला को ऐसा आया है जो को अच्छा काम कर रहा है। मोहसिन स्पीड से फ्लाईओवर्स तक ही महदूद ना रही, थानों, अस्पतालों की हालत भी संवर गई। इतना ही नहीं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जो अफसरान रिश्वत खोर लगे, उन्होंने उनकी भी छुट्टी करवा दी। तरक्याती काम और मोहसिन स्पीड को देखते हुए अवाम का कहना है कि पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि निगरान वजीर आला ने काम किया और बातें बहुत कम। कैमरामैन फहद शबीर के साथ फातिमा शेराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।